Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to SSCT Degree College Virtual Classroom. स्टूडेंट्स आज हम आपसे जो बात करेंगे वो डेप्रिसिएशन की सीरीज़ की लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे कि किस तरीके से कंपनी को अगर एक्सचेंज पर गेन या लॉस हो जाए तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि गेन और लॉस को हम अपनी एंट्री में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसकी जो रीज़न है इसको रिकग्नाइज ना करने की वो टैक्स पर्पस होता है, याद रखिएगा। ये इंशाल्लाह आप अपने आने वाली क्लासेस में इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। तो टैक्स सेविंग पर्पस के लिए जो है ये काम किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जो गेन होता है, गेन की सूरत में आपको गेन पे नॉर्मली टैक्स देना पड़ता है। तो जो लाइक काइंड एसेट्स होते हैं यानी कि जो सेम एसेट्स होते हैं उनके अगर एक्सचेंज होती है तो ये प्रोविज़न दी जाती है हमें कि हम उसको एडजस्ट करते हैं अपनी मशीनरी के ही अकाउंट से। यानी कि अगर फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो हमने नई मशीन जो ख़रीदी है उसकी कॉस्ट में से उस गेन को हम लेस कर देंगे। और अगर नुकसान हुआ है तो इट मीन्स कि हमें अपनी कॉस्ट को वहाँ इंक्रीज़ करना पड़ेगा और हम अपने न्यू मशीन की कॉस्ट को उस इजाफे के साथ अपने एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और उस सूरत में आपको कहीं भी गेन या लॉस आपकी एंट्री में रिकग्नाइज होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आइए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं और बात करते हैं कि फरमान एंड सन्स हैं जिन्होंने परचेज की मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,20,000 ऑन Jan 1st 2008। एस्टिमेटेड सॉल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 20,000। तो जो सॉल्वेज वैल्यू है इस मशीन की वो 20,000 है और लाइफ ऑफ मशीन जो है वो 20 आवर्स है। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बारहा पांचों मेथड्स जो थे डेप्रिसिएशन के, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसमें आपका यूनिट्स मेथड था, जिसमें आपका आवर्स मेथड है, जिसमें आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था और आपका फ्रैक्शन मेथड या सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड था। तो स्टूडेंट्स हमने बार बार यही कोशिश की कि डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको डिफरेंट जो मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के वो आपको कैलकुलेशन के लिए दिए जाएं और आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। तो मकसद सिर्फ ये है कि तमाम के तमाम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपको प्रॉपरली आने चाहिए ताकि आप इससे आगे की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सही तौर पे कंप्रहेंसिवली समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बताया गया कि मशीन वाज ऑपरेटेड 3000 आवर्स इन 2010, यानी कि ये 2010 की यहाँ स्टूडेंट्स बात हो रही है। तो 2010 अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात की गई कि बताया गया कि 2011 में जो मशीन ने ऑपरेट किया वो 3500 आवर्स ऑपरेट किया। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे बढ़े और आपको बताया गया कि 2000 आवर्स जो है वो 2012 में मशीन ऑपरेट की गई। फिर स्टूडेंट्स ऑन Jan 1st 2013 को कंपनी ने एक्सचेंज किया इस एसेट को विद द न्यू वन एट अ प्राइस ऑफ ₹3 लाख। तो 3 लाख रुपए का ये एसेट था जिसको एक्सचेंज किया गया और इसकी जो ट्रेडिंग अलाउंस वैल्यू थी वो जो है तो आपको ट्रेडिंग अलाउंस वैल्यूज़ दे दी गई। यानी कि ये बेसिकली इस पर्पस के लिए दिया गया कि आपने या तो मशीन को बेचा है 1 लाख पे या फिर 1.5 लाख पे जो है वो मशीन को, यानी कि बेचने से मुराद है कि एक्सचेंज किया है। तो इस सूरत में आपको गेन या लॉस होता हुआ नज़र आएगा जब हम दो ये सेपरेट केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बता दिया गया रिक्वायरमेंट में कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना है फॉर द ईयर 2010, 2011 एंड 2012। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक टाइपो एरर है, ये 2010 है बेसिकली। तो जनवरी 1 2010 को ये मशीन एक्वायर की गई थी और हमसे रिक्वायरमेंट में कहा गया कि कंप्यूट करना है आपने गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन और रिकॉर्ड करना है जो एक्सचेंज ऑफ एसेट है विदाउट रिकग्नाइजिंग गेन या लॉस, और लास्ट में एडजस्टिंग एंट्रीज बना देनी है जर्नल में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है तो इस सूरत में हमें दोबारा से कॉस्ट को कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें डायरेक्टली अपने फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और हमने आगे के जो 3 ईयर्स हैं यानी कि 2010 टिल 2012
हमने इसके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेने हैं बाय यूजिंग आर मेथड्स। तो आर मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है, वो बराबर होता है कॉस्ट के, इसमें से हम लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, और लेस करने के बाद हम इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स से, तो हमारे पास पर आर इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया कि जिस पर्टिकुलर ईयर का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो वो आवर्स इन ईयर उस पर्टिकुलर ईयर के हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन उस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर ड्राइव होता हुआ हमें नजर आएगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एनुअल डेप्रिसिएशन 2010 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 2010 में बेसिकली हमने करा क्या है, तो हमने 2010 में बेसिकली जो मशीन थी वो थी 2,20,000 की, इसमें से लेस किया उसकी स्क्रैप वैल्यू जो कि 20,000 ही थी, और फिर जैसे ही हमने डिवाइड किया उसको 20 से, ये 20,000 इसके आवर्स हैं, लाइफ इन आवर्स हैं, टोटल एस्टिमेटेड आवर्स। और स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमारे पास जैसे ही हमने माइनस किया तो 2,20,000 माइनस 20,000 तो 2 लाख आ जाते हैं, और फिर 2 लाख को जैसे ही हमने डिवाइड किया 20,000 से, हमारे पास ₹10 पर आवर डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। और जैसे ही हमने पर आवर डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई किया जो 2010 के आवर्स से, जो कि 3000 आवर्स से जो ऑपरेट की गई थी मशीन इन 2010, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई डेप्रिसिएशन की फॉर 2010 वो 30,000 रुपीज़ आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की। तो वो है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2011। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ सेम मेथड है कि 2,20,000 इसमें से हम माइनस करेंगे 20,000 जो कि स्क्रैप वैल्यू है, और जैसे ही हमने इसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया तो इसको हम डिवाइड करेंगे जितनी एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स है जो कि वो भी 20,000 ही गिवन है। तो इसका मतलब है ₹10 पर आवर हमारे पास यहाँ जो है डेप्रिसिएशन मौजूद है। और जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 2011 में जो मशीन 3,500 आवर्स ऑपरेट की गई थी उससे मल्टीप्लाई कराया तो 35,000 स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाती है। तो 35,000 जो है एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ गया 2011 का। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे एनुअल डेप्रिसिएशन 2012 की। तो 2012 में बराबर है एनुअल डेप्रिसिएशन 2,20,000 माइनस 20,000 अगेन स्क्रैप वैल्यू जो है, और डिवाइड किया उसको लाइफ इन आवर्स से जो कि हमारे पास 20,000 है। तो इसी तरह ₹10 पर आवर हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाता है फॉर द ईयर 2012। तो डेप्रिसिएशन जो है पर आवर आपके पास 10 है। 10 को जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया कि मशीन 2012 में जितने घंटे ऑपरेट हुई यानी कि 2 आवर्स, तो हमने इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास 20,000 इसका भी डेप्रिसिएशन आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जब मशीन एक्वायर की Jan 1 2010 को, तो Jan 1 2010 के बाद हमने उसको जब आर मेथड की बुनियाद पर डेप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन था वो 30,000 आ गया, चूँकि यहाँ 3,000 घंटे ऑपरेट की गई थी मशीन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2011 का जो डेप्रिसिएशन आया वो हमारे पास स्टूडेंट्स 35,000 आ गया, क्योंकि यहाँ जो मशीन ऑपरेट की गई वो 3,500 आवर्स ऑपरेट की गई थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम जब 2012 की तरफ आए तो ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन जो मशीन है वो जो ऑपरेट की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 आवर्स ही ऑपरेट की गई थी। तो जैसे ही हमने 10 को मल्टीप्लाई बाय 2,000 किया तो 20,000 हमारे पास यहाँ इसके आवर्स आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको यहाँ बताते चले कि स्टूडेंट्स याद रखिए यहाँ हमने टाइम फैक्टर अप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि जो यूनिट्स मेथड होते हैं और प्रोडक्शन मेथड होते हैं, अब वहाँ चूँकि इन ईयर्स की बात नहीं हो रही तो इसलिए हमें टाइम फैक्टर को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ यूनिट्स की बात हो रही है या आवर्स की बात हो रही है, तो हम पर आवर कैलकुलेट करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं जो भी उसके यूनिट्स या आवर्स होते हैं। तो यहाँ सिर्फ फ़र्क ये है
कि टाइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और इसके अलावा फ्रैक्शन मेथड में तो यूज़ हो रहा होगा, लेकिन आपके यूनिट्स मेथड और आवर्स मेथड में आप पर आर पे डेप्रिसिएशन या पर यूनिट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में या जितने भी आवर्स मशीन ऑपरेट हुई होती है उस पर्टिकुलर ईयर में, उससे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ दैट स्पेसिफिक आर आपके ऑफ दैट स्पेसिफिक ईयर आपके सामने आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इसकी अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या बनाई होंगी। तो स्टूडेंट्स एडजस्टिंग एंट्रीज वही सेम है जो आपको हम गुज़श्ता 6 लेक्चर्स में समझाते हुए हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिसंबर 31, 2010 जो कि क्लोजिंग टाइम है, एडजस्टिंग टाइम है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहाँ डेबिट हो जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स 30,000 की इसकी अमाउंट थी 2010 की और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट जो कि 30,000 है। और फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो बताया गया जो नरेशन में हमने रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े तो दिसंबर 31, 2011 को सेम एंट्री हम रिपीट करेंगे बट विद द डिफरेंट अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो आएगी वो आपकी डेप्रिसिएशन की 2011 की अमाउंट आएगी जो कि 35,000 है और हमने इसको लिखा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और दिसंबर 31, 2012 की बात करते हैं। तो दिसंबर 31, 2012 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ। अमाउंट थी 20,000 रुपीज़ और हमने इसको रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे क्लोजिंग एंट्री की। तो दिसंबर 31, 2010 को हमने जब इसको क्लोज किया तो डेप्रिसिएशन को चूंकि क्लोज कर रहे हैं तो जब जनरेट किया था एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था। अब जब इसको डिक्रीज करेंगे क्लोज करेंगे तो इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और हम यहाँ एक टेम्प्रेरी अकाउंट यहाँ ओपन करेंगे जिसे हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी के नाम से जानते हैं। तो चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करना है तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहाँ डेबिट हो जाता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट हो जाता है। आपकी जो अमाउंट है वो 30,000 है 2010 की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमने इसकी जो नरेशन है उसको रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे दिसंबर 31, 2011 की। तो दिसंबर 31, 2011 में भी आपने सेम एंट्री को ही रिकॉर्ड किया बट विद द अमाउंट ऑफ 2011 डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहाँ डेबिट हो जाता है और इसकी अमाउंट है 35,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट हो जाता है 35,000 की अमाउंट से। और फिर स्टूडेंट्स जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने अपने इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज किया तो इसकी नरेशन लिखी टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं दिसंबर 31, 2012 में। तो दिसंबर 31, 2012 में स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को फिर डेबिट किया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने यहाँ क्रेडिट किया और अमाउंट हमारी है 20,000 जो कि 2012 के डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक ये बात आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे अपना गेन एंड लॉस पहले और फिर उसके बाद इसको जर्नल में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे विदाउट रिकग्निशन ऑफ गेन एंड लॉस। तो आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए एनुअल डेप्रिसिएशन 2010 का जो आया था वो आया था 30,000। एनुअल डेप्रिसिएशन 2011 का जो आया था वो 35,000 आया था। इसी तरह एनुअल डेप्रिसिएशन 2012 का जो आया था वो 20,000 आया था। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि यहाँ हमने जब मशीन एक्वायर की तो 2010 से लेके 11 और 12 यानी कि सिर्फ 3 साल की हमने यहाँ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। तो 10, 11 और 12 की जो अमाउंट है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि
30,000, 35,000 और 20,000 इसकी अमाउंट्स हैं। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे कि इसका टोटल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अप टू दिसंबर 31, 2012, तो 2012 के एंड तक जो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ, ये इन अदर वर्ड्स जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हुआ वो आपका 85,000 रुपीज़ हो जाता है। यानी कि हमने क्या करा, हमने इन तीनों अमाउंट्स को यहाँ आपस में ऐड कर लिया और इनका जो एक्यूमुलेटेड टोटल है वो बेसिकली हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहलाता है। यहाँ आपको एक बात और बताते चलें स्टूडेंट्स, इसके नाम जो है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा जा सकता है, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जा सकता है और इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहा जा सकता है। तो याद रखिए इन तीनों में से आपके साथ कोई भी वर्ड यूज़ करें तो आपने समझ जाना है कि यहाँ बेसिकली टोटल डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी कंप्यूटेशन को देखते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर गेन या लॉस करना है हमने ऑन एक्सचेंज, और ये जो आपके पास यहाँ हमने रेफरेंस के लिए एक अमाउंट लिख दी है कि ट्रेड इन अलाउंस इस केस में हम कंसीडर करेंगे 1 लाख रुपीज़। स्टूडेंट्स ये वाली बात आपने याद रखनी है कि यहाँ हम जो अमाउंट अपनी कंसीडर करने जा रहे हैं वो हमारी है ये 1 लाख रुपीज़ एज ए ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि हमने इसकी कंपटीशन किस तरह की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस्ट थी ओल्ड मशीन की वो 2,20,000 ही थी। इसमें से लेस करेंगे हम अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अप टू दिसंबर 31, 2012। तो स्टूडेंट्स वो अमाउंट हमारी आई थी, हमने अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड से कैलकुलेट करके यहाँ लेकर आए, तो ये 85,000 है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 2,20,000 में से लेस किया 85,000 को, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है एट द एंड ऑफ दिसंबर 31, 2012, जो कि 1,35,000 आ जाती है। तो स्टूडेंट याद रखिए ये 1,35,000 हमारी बुक वैल्यू है। इट मीन्स कि जो मशीन थी जब हमने इसको एक्वायर किया, परचेज़ किया, तो उस वक्त 2,20,000 की इसकी कॉस्ट थी, और इसमें से जैसे ही हमने लेस किया, हम जितना अब तक इसको यूज़ कर चुके थे, यूटिलाइज कर चुके थे 85,000, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास इसकी बुक वैल्यू आई, यानी कि इसकी जो वर्थ आई वो आई 1,35,000 रुपीज़। यानी कि अब इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर 1,35,000 रुपीज़ जो है वो इसकी बुक वैल्यू मौजूद है। हमारे हिसाब से हमारी चीज़ की जो इस वक्त वर्थ है वो 1,35,000 रुपीज़ है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें से ट्रेड इन अलाउंस को लेस किया। तो ट्रेड इन अलाउंस जो था यहाँ हमारा हमने कंसिडर किया 1 लाख रुपीज़। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 1 लाख रुपीज़ को माइनस किया, ट्रेड इन अलाउंस दोबारा रिपीट करते चलें कि ट्रेड इन अलाउंस आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आपकी चीज़ की जो वर्थ होती है, ओल्ड जो आपके पास आपका जो आइटम है उसकी जो कीमत मार्केट में लगती है, यानी कि एक्सचेंज के लिए, तो वो वैल्यू आपकी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हमारी चीज़ हमारे हिसाब से तो 1,35,000 की है, लेकिन जो इसकी मार्केट में जो रीसेल वैल्यू लगी, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू लगी, वो लगी कितनी 1 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स के 1,35,000 के बदले हमें यहाँ 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इट मीन्स के 35,000 हमारे हिसाब से हमें एक्सचेंज पे लॉस बेयर करना पड़ा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने लॉस ऑन एक्सचेंज को कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और चूँकि हमने आपको बताया था कि जब भी हम गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहाँ चूँकि हमें जब नया एसेट हम एक्वायर करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एडिशनली कुछ ना कुछ अमाउंट भी पे करनी पड़ती है।
उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन रख देनी है, यानी कि नई मशीन आपने जितने की खरीदी, तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ न्यू मशीन की जो बात थी वो 3 लाख रुपीस की थी, तो 3 लाख रुपीस में से हम माइनस कर देंगे ट्रेड इन अलाउंस, जो कि हमें हमारी पुरानी चीज़ की अदायगी की गई, जो पुरानी चीज़ के बदले जो हमें अदा किया गया वो थे 1 लाख रुपए। तो जैसे ही हमारे पास से 1 लाख रुपए की चीज़ जाएगी और हम 3 लाख रुपए की चीज़ को एक्वायर करेंगे, तो हमें एडिशनली जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 2 लाख रुपए कैश की सूरत में मज़ीद देने पड़ेंगे। तो 2 लाख रुपए यहाँ कैश पेमेंट आ जाती है। स्टूडेंट्स रिपीट करते चलें कि हमने यहाँ क्या करा कि हमने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हमारे पास 3 लाख रुपए है, इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड इन अलाउंस, यानी कि वो वैल्यू जो हमें हमारी पुरानी चीज़ की जब हम इसको एक्सचेंज करने के लिए लेकर गए तो उसकी वैल्यू मार्केट में लगाई गई। तो 3 लाख रुपीस में से हमने जैसे ही माइनस किया 1 लाख रुपीस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अमाउंट आ जाती है कैश पेमेंट की सूरत में, जो कि हमें अदायगी करनी है कैश की सूरत में फॉर दिस न्यू मशीन, वो 2 लाख रुपए आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमने ये काम दिसंबर 31 के बाद किया है, तो इसका मतलब जनवरी की 1 को ये मशीन जो है हम बेच रहे हैं या सॉरी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम जनवरी 1 2013 पे ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ इस केस में एक्चुअली हुआ क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने करा ये है कि हमारे पास जो सबसे पहले तो हम अपनी जो नई मशीन एक्वायर की है हम उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू मशीन आ गई। अब ये किस तरह आई, तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था शुरू में ही कि जब हमें रिकग्नाइज नहीं करना होता अपना गेन या लॉस, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स लॉस की सूरत में हम अपने न्यू एसेट की कॉस्ट को बढ़ाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द सेम अमाउंट जो कि लॉस हुआ है। और अगर गेन होता है तो उस सूरत में हम जो हमारा न्यू एसेट है उसकी कॉस्ट को कम करके रिकॉर्ड करते हैं, तो उस सूरत में गेन वहाँ हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपकी समझ आई होगी। तो अब आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया। तो 3 लाख इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी न्यू मशीन की, चूंकि लॉस आया तो लॉस को हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ इसकी कॉस्ट को इंक्रीज किया 35,000 से। तो 3,35,000 के तौर पे हमने यहाँ मशीन को रिकॉर्ड किया जो कि न्यू मशीन है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स न्यू मशीन हमारे पास आ गई और इसके अगेंस्ट हमने जो पुरानी मशीन थी उसको दिया। तो इसका मतलब है कि जो पुरानी मशीन थी उसकी जो कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट का अकाउंट है, उसका जो अपना अकाउंट है वो भी ख़त्म करना पड़ेगा और उससे ही रिलेटेड एक उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है जिसे हमें उसके साथ साथ क्लोज करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी न्यू मशीन को तो डेबिट कर लिया 3,35,000 से, जबकि जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जनरेट होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन का हम यहाँ डेबिट करने जा रहे हैं 85,000 रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपकी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन जो थी हमारी वो थी 2,20,000 की। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने अपनी ओल्ड मशीन को बेच दिया यानी कि दे दिया, तो उस सूरत में ओल्ड मशीन हमारे पास से ख़त्म हो जाती है। तो जो ओल्ड मशीन है 2,20,000 की इसकी कॉस्ट थी ये भी ख़त्म हुई और चूंकि हमने जो कैश पेमेंट निकाली थी वो 2 लाख रुपीज़ निकाली थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप गौर करें, तो 2 लाख रुपीस हमने ये अदायगी की। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ हमने कहीं गेन या लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया। इन अदर वर्ड्स कि अगर यहाँ लॉस होता तो डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने के बाद मशीन की कॉस्ट वही रहती। तो स्टूडेंट्स हमने करा ये कि जो लॉस था, लॉस को यहाँ रिकॉर्ड करने की बजाय हमने यहाँ जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें उस लॉस को ऐड करके उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर आप टोटल की बात करें 3,35,000 में अगर आप 85,000 को ऐड कर लें तो उस सूरत में 4,20,000 रुपीज़ ही बन जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में वही 4,20,000 रुपीज़ की ही अमाउंट सेटल होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि ओल्ड मशीन जो है उसकी कॉस्ट 2,20,000 थी,
जबकि कैश की सूरत में जो आपके पास से आउटफ्लो हुआ, वो जो एसेट था वो आपके पास से 2 लाख रुपीस का हुआ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 4,20,000 बराबर हो जाते हैं इस डेबिट साइड के 4,20,000 से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और हमने इसको लिखा कि टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ मशीन ऑन लॉस। ये जो ट्रांजैक्शन की जो नरेशन है वो उसी तरह रहेगी, बस हमने यहाँ अपने गेन या लॉस का कोई अकाउंट नहीं खोला। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज हमने उसी तरीके से डाली हैं आपकी, ताकि आपको पता रहे कि हमने जो कंप्यूटेशन की थी हमने यहाँ वक्त की लिमिटेशंस की वजह से उस कंप्यूटेशन को रिपीट नहीं किया। जो आपने आर्स मेथड के थ्रू अपना डेप्रिसिएशन निकाला था फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि 2010, 2011 एंड 2012, तो उसी तरह आपने वहाँ कंप्यूटेशन की, और कंप्यूटेशन करने के बाद जो आपने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की वो बिल्कुल उसी तरीके से रिकॉर्ड की जिस तरीके से अभी आपने देखा था जब हमने कंप्यूटेशन की थी, तो उससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारे पास 2010 का जो डेप्रिसिएशन था वो 30,000 था, 2011 का जो डेप्रिसिएशन था वो 35,000 था, और 2012 का डेप्रिसिएशन हमारे पास 20,000 था। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और मेथड उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, कंपटीशन फॉर गेन एंड लॉस ऑन एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले हमने अपना ट्रेड इन अलाउंस जो था वो 1 लाख रुपीस पे देखा था। आपके सेकंड केस में जो हमारा ट्रेड इन अलाउंस है वो स्टूडेंट्स यहाँ आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो ट्रेड इन अलाउंस आपका अब 1,50,000 रुपीस मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो कंपटीशन बिल्कुल उसी तरीके से, कोई चीज़ तब्दील नहीं है। अगेन कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वही आपकी 2,20,000 है जो कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन है, और उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे अगेन जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है अप टू दिसंबर 2012, तो वो था 85,000 जो कि हमने देखा। तो जैसे ही हमने 2,20,000 में से माइनस किया 85,000 को, तो हमारे पास जो इसकी बुक वैल्यू आ जाती है 1,35,000 रुपीज़ की आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और 1,35,000 हमारे हिसाब से हमारी चीज़ की वर्थ है, जबकि मार्केट से जो इसकी एक्सचेंज में जो वैल्यू लगाई गई वो लगाई गई आपके सामने मौजूद है 1,50,000 रुपीज़। तो इट मीन्स कि आपकी चीज़ आपके हिसाब से जो है वो 1,35,000 की है, लेकिन अब मार्केट उसके आपको 1,50,000 पे कर रही है। इट मीन्स कि 15,000 आपको एडिशनली दिए जा रहे हैं आपकी चीज़ की एक्चुअल वर्थ के मुकाबले में। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स यहाँ गेन आया एक्सचेंज के ऊपर 15,000 का, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना यहाँ गेन कंप्यूट किया। अब आइए और कैश पेमेंट की कंप्यूटेशन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस कंप्यूटेशन में आपको बताया था कि अब जो आपकी नई एसेट की जो कॉस्ट है वो है 3 लाख रुपीस। तो जैसी ही इस 3 लाख रुपीस में से हम लेस करेंगे जितना हमें हमारे पुराने एसेट की वर्थ दी गई वो थी 1,50,000 रुपीस। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब जो कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट अब आपको जो करनी पड़ेगी वो 1,50,000 ही करनी पड़ेगी। रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स, नया एसेट जो एक्वायर किया जा रहा है उसकी जो वर्थ है वो 3 लाख है, 300,000 है, और जैसे ही हमने इसमें से लेस किया जो हमारी पुरानी चीज़ की कीमत मार्केट ने पे की वो थी 1,50,000 रुपीज़। तो इट मीन्स कि हमने अपनी 1,50,000 रुपीज़ में पुरानी चीज़ दी, और नई चीज़ जो हम ले रहे हैं उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। तो इस सूरत में हमें एडिशनली कैश की सूरत में 1.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो विदाउट रिकग्निशन ऑफ गेन हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मशीन जो न्यू है वो हमारी मौजूद है। अगेन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि गेन होता है जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन चूंकि हमने गेन को रिकग्नाइज नहीं करना तो इस सूरत में हम इसमें से मशीन की कॉस्ट में से उसको लेस कर देंगे, और इस सूरत में आपको न्यू कॉस्ट जो है न्यू मशीन की जो कॉस्ट है
वो कम रिकॉर्ड होती हुई नज़र आएगी, जो कि 2,85,000 है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मशीन की कीमत तो नई की वही है जो कि 3 लाख थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने इसको 2,85,000 पे कन्वर्ट किया, क्योंकि 15,000 यहाँ गेन आया था। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन का क्लोज किया गया तो 85,000 रुपीज़ का किया गया, और जो ओल्ड मशीन थी आपकी उसको भी हम बिल्कुल उसी तरह क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास से चली गई, 2,20,000 रुपीज़। और स्टूडेंट्स फिर जो कैश था, कैश जो आउटफ्लो हुआ वो 1,50,000 रुपीज़ हुआ। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो 2,20,000 और प्लस 1,50,000 तो ये बन जाते हैं 3,70,000। स्टूडेंट्स यहाँ भी आप गौर करें तो 2,85,000 में अगर आप ऐड करें 85,000 तो ये भी आपके पास वही अमाउंट बन जाती है जो कि आपकी क्रेडिट साइड की बनी थी, 3,70,000 रुपीज़। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसी तरह ये अख्ताम पजीर हो जाता है, और अब आपका क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये लेक्चर फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, इसे बार बार देखें। और स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन दिखती है तो आप इसके हवाले से हमसे वहाँ भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।